नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सेहत और सवाल, जहां आपको मिलेंगे आपके सेहत से जुड़े सभी सवालों के जवाब, वो भी एक्सपर्ट से। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राघवेंद्र सिंह, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर राघवेंद्र सिंह एमडी। मैं आपसे जितने भी साइकेट्री से और सेक्सुअल संबंध से जितने भी सवाल जुड़े हुए हैं, आज मैं आपको उन सभी के सवालों का जवाब दूंगा। थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले सवाल से। 2020 में जब कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, तो लोगों को घर में रहना पड़ा, जिसकी वजह से डिप्रेशन रेट काफ़ी बढ़ी। काफ़ी लोग डिप्रेशन के शिकार हुए। हालांकि मेंटल हेल्थ को लेकर लोग इतने अवेयर नहीं है, इसलिए लोगों को पता ही नहीं है कि वो डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। तो कैसे पता किया जाए कि डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं? क्या सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के? जी मैडम, बिल्कुल आपने सही बोला कि जब से हमारे बीच में कोरोना आया है, तब से मैंने भी अपने क्लिनिक पर और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि क्लिनिक साइकोलॉजी में हैं, उन्होंने काफ़ी बार ये महसूस किया है कि डिप्रेशन के मरीज हमारे पास बढ़े हुए हैं। अब इसका एक जो मेन कारण है कि हम लोगों का जो बाहर आउटिंग है और लोगों से जो बातचीत है वो काफ़ी कम हो गई है, जिसकी वजह से हम लोग धीरे धीरे डिप्रेशन में आना शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि कई बार सुसाइडल रेट्स भी बढ़े हैं और कई बार बहुत लोग चिड़चिड़े और गुस्से का भी शिकार हो गया है। अब इसमें हम पहचानें कैसे? तो उसके लिए सबसे एक अच्छा तरीका है कि अगर आपको कहीं अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो शक्ति है, वो काम करने की कम महसूस हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप उसको रिलेट कर सकते हैं डिप्रेशन से। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि अगर आपको कहीं सुबह उठने पर या फिर अपने काम करने पर अच्छा नहीं लग रहा है, आपको थोड़ा सा वीकनेस महसूस हो रही है, तो आप थोड़ा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति या फिर कोई आप खुद भी डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। ओके, तो हम हमेशा डिप्रेशन को स्ट्रेस से कंफ्यूज कर देते हैं। अगर कोई इंसान डिप्रेशन में, हम सोचते हैं किसी बात को लेकर वो परेशान होगा, लाइफ का फेज है, हम अपने ऊपर भी लेते हैं हमारी लाइफ का फेज है। हम समझ ही नहीं पाते हैं क्योंकि हमें इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस को, इन सब में क्या अंतर होता है? जी, डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस। देखिए, स्ट्रेस के बारे में सबसे पहले बताऊंगा। स्ट्रेस दो तरीके का है, एक बहुत अच्छा भी होता है स्ट्रेस, और स्ट्रेस की वजह से ही कि हम कभी भी लाइफ में जब आगे बढ़ते हैं तो स्ट्रेस की वजह से ही बढ़ते हैं, उसे हम गुड स्ट्रेस बोलते हैं। ज़्यादा क्लिनिकल लैंग्वेज में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन आप मान के चलिए कि उसे हम गुड स्ट्रेस बोलते हैं। एक दूसरा स्ट्रेस है जिसकी वजह से आदमी ओवरबर्डन हो जाए। जस्ट लाइक आपको स्ट्रेस है कि आपको काम खत्म करना है कोई, तो वो एक गुड स्ट्रेस है, आप उसके लिए वर्क कर रहे हैं। लेकिन कहीं आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो रहे हैं, उससे आपकी जो नॉर्मल गतिविधियां हैं वो अगर कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रही हैं, तो उसे हम बैड स्ट्रेस बोलते हैं। और जिसकी वजह से फिर धीरे धीरे बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और इसमें ऐड होते चले जाते हैं। दूसरा मैं कहूँगा एंजाइटी। एंजाइटी में बहुत सारे अलग अलग तरीके की एंजाइटीज देखने को मिलती हैं। एक आध दो मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है एग्जामिनेशन को लेके एंजाइटी, कि कोई भी व्यक्ति अपना एग्जाम दे रहा है या फिर स्टूडेंट्स एग्जाम से पहले काफ़ी परेशान हो जाएगा, उसे चक्कर आना, उल्टी होना, और हो सकता है उसे शायद कुछ बेहोशी के एपिसोड्स भी महसूस हैं, तो उसे हम एंजाइटी की डेफिनेशन में देखेंगे। डिप्रेशन को मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट करता हूँ डिक्रीज एनर्जी से। अगर कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी कमी है और आप खुश नहीं हैं कहीं ना कहीं, तो उसे हम डिप्रेशन की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन एंजाइटी और स्ट्रेस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एंजाइटी जो है वो एपिसोडिक है। एपिसोडिक का मतलब ये है कि जब वो एक कारण उनके पास आएगा तभी एंजाइटी होगी, वरना नहीं होगी। लेकिन डिप्रेशन धीरे 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 बढ़ता चलता चला जाता है। तो ये तीनों के बीच में मेन बेसिक डिफरेंस है। ओके, आज की फास्ट लाइफ में जब हमें लाइफ के हर फेज में स्ट्रेस होता है, बच्चे होते हैं तो एग्ज़ाम का स्ट्रेस, थोड़े बड़े होते हैं रिलेशनशिप्स का स्ट्रेस और करियर का स्ट्रेस, फिर मैरिड लाइफ में स्ट्रेस होता ही रहता है। और हमें बचपन से बोला जाता है कि स्ट्रेस फ्री रहो। अगर हमारे बाल झड़ रहे हैं, स्ट्रेस फ्री रहो, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है बाल झड़ने का। लॉस ऑफ एपेटाइट, आप चिंता करते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया। हर किसी का रीज़न एक ना एक, मतलब एक रीज़न ये भी बता देते हैं कि स्ट्रेस फ्री रहिए। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी बॉडी में भी प्रॉब्लम आएंगी। और स्ट्रेस लेना वैसे भी नहीं लेना चाहिए, मेंटल हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छा होता। पर आज की लाइफ में जहां हमें लाइफ के हर फेज में स्ट्रेस होता है, हम कैसे स्ट्रेस फ्री रहें? जी बिल्कुल कहा, जैसे कि आजकल हमारी इतनी ज़्यादा फास्ट लाइफ हो गई है और कोविड के बाद तो स्ट्रेस और जैसा कि अभी आपने बताया था डिप्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा है। देखिए, स्ट्रेस को और डिप्रेशन और ये सारी जो मेंटल हेल्थ से जो छोटी छोटी जुड़ी परेशानियां हैं, इनको कम करने का एक सबसे आसान तरीका है
शेयरिंग करना, जो मैं अपने पेशेंट्स को और हमेशा बताता भी हूँ लोगों को कि आप कम से कम शेयर करना शुरू करिए, कि आप धीरे धीरे अपनी जो छोटी छोटी बातें हैं जो आप किसी से कह नहीं पाते, वो अगर आपने शेयर की तो कहीं ना कहीं आप जितनी भी जो छोटी छोटी मेंटल परेशानियां हैं उनसे आप निजात पा सकेंगे। और दूसरा ये है कि एक अच्छा म्यूजिक सुनना और एक्सरसाइज करना, योगा प्राणायाम वगैरह उसमें हो सकता है। ये सारी चीज़ें अगर आप रेगुलर फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस फ्री और एक डिप्रेशन फ्री माहौल अपने आप में भी क्रिएट करेंगे और अपने आसपास भी क्रिएट करेंगे। और अगर आपको कोई परेशानी महसूस होती है तो आपको कहीं ना कहीं अपने एल्डर्स की या फिर एक काउंसलर्स की हेल्प जरूर लेनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि लोग बागों को एक डर लगता है कि अगर हम काउंसलर्स के पास जाते हैं, कहीं ना कहीं अपने मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ा सा अवेयर हैं, तो वो पागलपन की श्रेणी में काउंट कर देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। काउंसलर एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा मेंटोर हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपको जज नहीं करता कि आप सही हैं या गलत हैं, लेकिन आपकी वो पूरी हेल्प करने की कोशिश करता है। तो अगर आप नॉर्मली महीने में या वीकली एक बार जस्ट एज अ फ्रेंड अगर आप उनसे सारी चीज़ें शेयर करेंगे तो आप अपने लाइफ में खुद ही देखेंगे कि धीरे धीरे कैसे आपका डिप्रेशन और आपकी एक लाइफ बहुत अच्छी की साइड जाना शुरू हो गई। जैसा कि आपने बताया कि काउंसलर से सलाह लेनी चाहिए, लेकिन हमारे साथ क्या होता है, अगर हम किसी भी चीज़ को लेकर स्ट्रेस होते हैं, हमारी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन होता है हमसे काफ़ी क्लोज होता है, तो हम उससे बात करते हैं, हमें अच्छा लगने लगता है और हमें पता ही नहीं चलता। कई बार तो वो चीज़ सही होती है कि हम अपने किसी क्लोज पर्सन से बात कर रहे हैं, हमारा स्ट्रेस दूर हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम डिप्रेशन की फेज़ में हैं या फिर हमें काउंसलर की ज़रूरत है। हमें लगता है कि हम उसी क्लोज पर्सन से बात करेंगे, लाइफ का फेज़ है, ये भी निकल जाएगा। हमें एक काउंसलर की ज़रूरत कब पड़ती है? जी, हमें काउंसलर की ज़रूरत जब पड़ती है जब आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं और उसमें कहीं ना कहीं इफेक्ट आना शुरू हो जाए। जैसे आप काम कर रहे हैं तो आपका काम में मन नहीं लगना, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके जो ग्रेड्स हैं वो उतना अच्छा नहीं आ पा रहे हैं, आप जैसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि सफलता के बहुत सारे अलग अलग कारण भी हैं, लेकिन एक कारण को मैं ज़रूर ये रखता हूँ कि कहीं ना कहीं आप ओवरबर्डन है या स्ट्रेस है तो कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। मैरिड लाइफ में अगर आपके प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, घर में झगड़े हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसे इन सभी सिनेरियोस में कहीं ना कहीं आपको काउंसलर या फिर एक किसी समझदार इंसान की हेल्प लेने की आवश्यकता है। ओके, आज के टाइम में हम किसी को भी बॉडी शेम करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। स्कूल जाएं तो हमें लुक्स को लेकर जज किया जाता है, सोशल मीडिया पर बॉडी शेम करना तो बहुत ही कॉमन हो गया है। हालांकि सबसे ज़्यादा अवेयरनेस वहीं फैलाई जा रही है, बॉडी शेम नहीं करो, किसी के लुक्स को लेकर जज नहीं करो, लेकिन सबसे ज़्यादा बॉडी शेम भी वहीं किया जा रहा है। मीम बनते हैं किसी के लुक्स को लेकर, रोस्ट किया जा रहा है किसी के लुक्स को लेकर। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो बॉडी शेम करते हैं और जो बॉडी शेम के विक्टिम हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि बॉडी शेमिंग आज हम लोगों ने कुछ लगभग 2 या 3 साल में ये बढ़ता हुआ एक ग्राफ देखा है बॉडी शेमिंग की तरफ। देखिए, बॉडी शेमिंग में मैं 2 लोगों को कैटेगराइज करता हूँ, एक जो करते हैं और एक जो विक्टिमाइज्ड होते हैं। मैं इन दोनों की मानसिकता को कहीं ना कहीं गलत तो नहीं कहूँगा, लेकिन कहूँगा कोई कहीं छोटा सा एक विकार है। देखिए, बॉडी शेमिंग करना तो ये जो लोग करते हैं वो कहीं ना कहीं खुद इस चीज़ से ग्रसित होते हैं और वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों में कहीं ना कहीं कमी निकालने की कोशिश करते हैं। और कई लोगों की आदत भी होती है कि हमेशा अपनी चीज़ों को छुपाकर दूसरों की गलतियों को निखारना, ताकि जो उनकी चीज़ें हैं वो छुप जाएं। दूसरा मैं कहूँगा जो विक्टिमाइज्ड होते हैं। देखिए, बॉडी एक ऐसा पार्ट है आपका जो आपका खुद का है। अगर आप उसमें बहुत अच्छी तरीके से वर्कआउट करेंगे, सारा कुछ करेंगे, तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन अब यहाँ पर मैं एक बात कहूँ, चलिए ये तो सभी लोग बोलते हैं कि आप वर्कआउट करिए, योगा करिए, आपकी सारा कुछ बढ़िया होगा, लेकिन मैं एसिड विक्टिम्स का क्या करूँ? जो एसिड विक्टिम्स हैं, जो हमारे और भी कई सारे लोग हैं जो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत गलत तरीके से उनका व्यवहार होता है, वो लोग क्या करें? तो सबसे पहले ज़रूरत है कि जो विक्टिमाइज हैं हमारी लाइफ में, वो खुद को स्ट्रांग बनाए कि वो बॉडी उनकी खुद की है। अगर दूसरा कोई आपके बारे में बोल रहा है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसको लेना है या नहीं लेना। एक छोटा सा एग्जांपल मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि जैसे अगर आपको किसी ने कोई अपशब्द कहे, कोई गाली दी,
तो वो गाली आपको जब तक नहीं लग सकती जब तक आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया या आपने रिएक्ट नहीं किया। 4 दिन तक अगर वो कोई गाली देता है तो ठीक है, उसके बाद अगर आपने रिएक्ट नहीं किया तो अंततः वो है ना उसको देना ही बंद कर देगा। तो सबसे पहले आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि आप जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं और अपने लिए बहुत अच्छे हैं और सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे हैं। ओके, तो हमें टीचर्स के बारे में पता होता है, टीचर का हमारी लाइफ में क्या रोल है, हमारे फ्यूचर में क्या रोल है, और डॉक्टर्स के बारे में भी पता होता है कि हमें अगर चोट लगेगी, फिजिकल हमें कोई प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे जाना है, फिजिकली हेल्दी रहने के लिए चेकअप्स कराने चाहिए। मेंटल हेल्थ को लेके हम इतने अवेयर ही नहीं है कि हमें पता है नहीं है कि काउंसलर्स का हमारे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है, क्या रोल है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि काउंसलर्स का हमारी लाइफ में क्या रोल होता है? मैं इसको छोटे से में ही आंसर दूंगा कि आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए जितने भी आपके जो मूड स्विंग्स हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उसको बेटर बनाने के लिए काउंसलर्स की बहुत ज़्यादा नीड है। और आज के टाइम पर तो हर एक वर्ग के लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं तो किसी काउंसलर से मिलिए, और काउंसलर को कभी भी एक पागलों का डॉक्टर या पागल से रिलेटेड बिल्कुल मत करिए इसको। ओके, तो जब हम स्कूल में होते हैं 10th तक एटलीस्ट हमारी लाइफ थोड़ी सी बस इतना होता है स्ट्रेस कि हाँ एग्ज़ाम देने हैं, अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे नंबर नहीं लाए घर पर डांट पड़ेगी। ये उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि स्ट्रीम कौन सी है, जो हम स्ट्रीम लेंगे उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हमारा आगे फ्यूचर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद लाइफ और ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि हमने स्ट्रीम भी चूज़ कर ली, अब साइंस स्ट्रीम ये सोच के चूज़ की थी कि करियर ऑप्शन ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा करियर ऑप्शन है कि पता ही नहीं है क्या करना है। करियर ऑप्शन ज़्यादा होने के बाद भी सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मेडिकल ये सोच के नहीं ली थी कि उसमें करियर ऑप्शन एक ही है, हमारे पास करियर ऑप्शन ज़्यादा है ही नहीं, जबकि उसमें भी काफ़ी स्ट्रीम होती हैं। लेकिन लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम मतलब काफ़ी एक स्ट्रेस रहते हैं इस बात को लेकर, काफ़ी स्ट्रेस्ड रहते हैं। और 12th के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या हमने जो चूज़ किया वो सही था, नहीं था, आगे हम क्या करें, एज निकल रही है। तो करियर को किस तरीके से चूज़ किया जाए, कैसे हमें पता चले कि हम इस चीज़ में अपना बेस्ट दे पाएंगे? जी बिल्कुल खुशी जी, आपने बिल्कुल एकदम बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा ये कि कैरियर को कैसे चूज किया जाए। लैंसेट रिपोर्ट के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर लगभग 60% से अबव, एग्जैक्ट रेशियो तो मुझे नहीं पता लेकिन 60% से अभी मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी, 60% से जो रेशियो ज़्यादा है इंडिया में वो अपनी जॉब से ही सेटिस्फाइड नहीं है। अब जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है तो कहीं ना कहीं इनिशियल डेज में उन्होंने कैरियर चुनने में कहीं ना कहीं गलती कर दी। लेकिन ये है कि पारिवारिक स्थिति की वजह से और एक पैसे कमाने की वजह से लोग बाग उस चीज़ में आगे इंडल्ज होते रहते हैं, कभी भी अपना पैशन फॉलो नहीं कर पाते। तो इसके लिए कैरियर कैसे चूज करें, तो देखिए उसके लिए जैसे मैं अपनी ही बात करूं तो मैं कुछ कैरियर टेस्ट करता हूं, या फिर कोई भी कैरियर काउंसलर हैं वहाँ पर आप वहाँ पे अपना टेस्ट करा सकते हैं कि आप टेस्ट के थ्रू कौन से फील्ड में ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे टाइप के टेस्ट हैं ये टेस्ट ऑनलाइन भी हो सकते हैं, लेकिन आप किसी सर्टिफाइड डॉक्टर से करवाएंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। और दूसरा, अगर आप टेस्ट नहीं कराना चाहते तो एक सलाह रहेगी, जितने भी लोग अभी हैं 10th क्लास के या 12th क्लास के या फिर जो अपना कैरियर के लिए सोच रहे हैं, देखिए आप लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि एक ऐसा काम सोचिए पैसों के अलावा कि जिसे आप जिंदगी भर बहुत अच्छे ढंग से कर सकें, आप उस काम में कभी बोर नहीं हो सकते। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल देता हूं कि मुझे मेडिकल करने में 3 साल का गैप लगा। मेरा पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन मेरे पास मैथ भी थी तो मैंने इंजीनियरिंग का एग्जाम दिया था जिसमें मेरा पहली बार में सिलेक्शन हुआ था और बहुत अच्छी रैंक थी। सब लोगों ने मुझसे बोला था कि इंजीनियरिंग में आप एडमिशन ले लीजिए, आपकी रैंक बहुत अच्छी है। लेकिन मैंने 3 साल का गैप किया, क्यों? क्योंकि मुझे जो जहाँ पे बनना था मुझे वही बनना था, मुझे ऐसा नहीं था कि ये मुझे करना है क्योंकि मेरी रैंक अच्छी आ गई है। कई सारे लोग इस तरफ डिवोटेड हो जाते हैं कि मेरे फ्रेंड ने क्या लिया, मेरी रैंक अच्छी आ गई तो चलो मैं इसमें ले लेता हूँ। लेकिन बस एक ही सलाह रहेगी, आप वो काम करिए जो जिंदगी भर आप कर सकते हैं और लगन से कर सकते हैं। पैसे की रही बात, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है पैसा, लेकिन अगर वो काम अगर बहुत अच्छे ढंग से करेंगे आप और एंजॉय होकर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप आर्थिक रूप से भी उसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो जो लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं उनको गुस्सा कैसे कंट्रोल करने के लिए बताया जाए? अगर कभी भी हम किसी इंसान से कहते हैं गुस्सा मत करो, वो मुंह से नहीं बोलते, मन में बहुत गुस्सा करते हैं, वो बस एक्सप्रेस नहीं करते। इससे तो एंगर मैनेजमेंट नहीं कहेंगे, इससे गुस्सा कम करना नहीं कहेंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के बारे में जिनसे हम कहते हैं गुस्सा कम करो पर वो नहीं करते?
जी, आजकल ये बहुत ज़्यादा समस्या है कि गुस्सा आजकल, और ये मैं आपको बताऊँ, ये जो गुस्से वाली समस्या है ये आजकल ज़्यादा महिलाओं में देखने को मिल रही है, और ये भी मैरिड महिलाओं में। जो शादीशुदा हैं कहीं न कहीं उनमें मुझे आजकल ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि उनमें ज़्यादा है थोड़ा-सा गुस्से की समस्या। यहाँ पे भी मैं कहूँगा कि एक समझने की आदत और बहुत जल्दी रिएक्ट करने की आदत, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। समझने की आदत और एक रिएक्ट करने की आदत। समझने की आदत का मतलब क्या है कि अगर किसी गुस्सा, देखिए अकेले में कभी नहीं आता, हमेशा जहाँ पे एनवायरनमेंट होगा या फिर कोई व्यक्ति होगा जिसकी वजह से गुस्सा आएगा। अब उन एनवायरनमेंट को अगर आपने ठीक से नहीं समझा, जैसे कोई इंसिडेंट हुआ आपकी लाइफ में और आप उसे सही से नहीं समझ पाए और आपने तुरंत उसी को लेके हाइपर हो गए, तो एक वहाँ से गुस्सा बहुत ज़्यादा एक्सीलरेट होता है। और दूसरा कि किसी को दूसरे को ढंग से ना समझना। हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति आपके बहुत ही बेनिफिशियल तरीके से बात कर रहा हो, लेकिन आप क्या हुआ, आपने तुरंत रिएक्ट कर दिया, तो आपने वो सारी चीज़ें गड़बड़ कर दी। और एक चीज़ ये है कि इसको कैसे कम किया जाए। सबसे पहले आपको शेयर किया जाए। अगर आपकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ अगर आपने शेयर की हैं किसी अच्छे व्यक्ति से जो आपको समझता है, तो कहीं ना कहीं इसके चांसेस 60 to 70% गुस्से के कम हो जाते हैं। बाकी रहा कि हमारे 30% का जो रेशियो है, 30 से 40% का रेशियो कि गुस्से को कैसे कम किया जाए, उसमें हम एक हेल्दी डाइट, काउंसलर की हेल्प, एक म्यूजिक और एक योगा एक्सरसाइज करके भी हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो आज सोशल मीडिया का टाइम है, हमें आदत पड़ चुकी है हर एक सेकंड में कुछ नया देखना है, हर एक सेकंड में नया पोस्ट, 15 सेकंड में नई रील। नए देखने के चक्कर में हम फोकस करना भूल गए हैं। हम पढ़ते हैं, हमारा फोकस चला जाता है, कभी फ़ोन का नोटिफिकेशन बज जाता है, अगर नोटिफिकेशन नहीं बजता तो हम पढ़ रहे होते हैं और भूल जाते हैं, हमारा माइंड कहीं और होता है, सामने किताब होती है। फिर भी कई बार क्लासरूम में बैठे बैठे सामने टीचर है लेकिन पता ही नहीं चलता है टीचर क्या हो रहा है, हमारे माइंड में कुछ और ही चलता है। फिर टीचर चौक फेंकता है और कहता है कहाँ ध्यान है, यहाँ पर हो कि नहीं हो, इस तरीके से। तो हमें फोकस, क्योंकि हमारी हम सोशल मीडिया भी बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकते, हमें ऐसा लगेगा कि हम अपने ग्रुप से ही हट गए हैं। सोशल मीडिया भी छोड़ नहीं सकते, कम कर सकते हैं हालांकि, लेकिन हमारा फोकस पहले से ही बहुत खराब हो चुका है। तो फोकस कैसे मेंटेन किया जाए? जी, आजकल ये बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है कि फोकस की, ये ज़्यादातर कमी जो मैं बताऊंगा ये यूथ में ज़्यादा है। जो मैं तो ये कहूँगा कि यूथ से भी ज़्यादा जो बच्चे हैं उनमें भी बहुत कमी है ये, खासकर जब से क्लासेस बंद हुई हैं, ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, तब से उनका फोकस और ज़्यादा डगमगाया हुआ है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले एक ज़रूरी है कि आप टाइम मैनेजमेंट करें फोकस के लिए, कि अपना जो मोबाइल है या फिर जो मीडिया को सोशल मीडिया को यूज करने के लिए आप उसको एक लिमिटेड टाइम में रखें। जब आप फ्री हों या फिर खाना खा रहे हों या फिर कहीं जब आपका वो फ्री टाइम हो, तो उस ड्यूरेशन में आप उसको एक लिमिटेड टाइम में रखें कि हमें 30 मिनट्स दिन में देखना है। अब ये भी हो सकता है कि अगर आपको ज़्यादा आदत है सोशल मीडिया यूज करने के लिए, तो उसको हम स्लॉट्स में बोल देते हैं कि आप 30 मिनट का स्लॉट ले लीजिएगा हर एक 3 घंटे बाद। 3 घंटे बाद आप 30 मिनट मोबाइल देख सकते हैं, उसके 3 घंटे बाद आप 30 मिनट मोबाइल देख सकते हैं। दूसरा, अब जैसा आपने बताया कि पहले से ही खराब हो चुका है फोकस, तो उसके लिए कई सारी हमारे पास फोकस करने के लिए टेक्निक्स हैं, जैसे हम जिसमें मेडिटेशन बोलते हैं, और इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के म्यूजिक भी हमारे काफ़ी सारी हेल्प करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का एक कंबाइंड इफेक्ट हमारे फोकस को बढ़ाता है। और अगर स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट से मैं कहूँगा कि आप अगर इनिशियल, जैसे अगर आप कोई सिलेबस पढ़ रहे हैं तो आप वो स्टार्ट ना करें जो आपने ना पढ़ा है, जो आप पढ़ चुके हैं उससे स्टार्ट करें, तो उससे कम से कम आपको एक कॉन्फिडेंस की फीलिंग आएगी और आपको पढ़ने का मन करेगा, तो इस वजह से आपका फोकस होगा। तो सबसे पहले वो चीज़ें करें जो आपको पहले आती हैं, और अपने जो सोशल मीडिया का टाइम रिड्यूस करें ताकि और फोकस बढ़ सके। थैंक यू सर। तो नेटिजन्स आजकल इस बात को बहुत ज़्यादा कहते हैं, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। अगर आपको पता नहीं नेटिजन्स क्या होते हैं, तो जो लोग नेट यूज़ करते हैं उन्हें नेटिजन्स कहते हैं। तो लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, आज के टाइम में जिए। लेकिन या तो हमारे पास कुछ ना कुछ हुआ होता है जिसे हम उसे याद करते हैं, या हम अपने फ्यूचर को लेके चिंता करते हैं। हम अपने प्रेजेंट में जिए ही कैसे? तो यही मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। जी, प्रेजेंट में कैसे जिया जाए, ये देखिए काफ़ी स्पिरिचुअल सवाल है। काफ़ी सारे लोगों ने इस पे वीडियो बना रखा है कि कैसे जिएं, लेकिन जो मेरा इसमें कंसर्न है वो ये है कि देखिए दोनों चीज़ें आपकी डिपेंड करती हैं प्रेजेंट से। अगर अपना जैसे पास्ट को देखें तो वो भी कहीं ना कहीं डिपेंडेबल है आपका प्रेजेंट से, और फ्यूचर की बात करें तो वो भी अपना डिपेंड है जो प्रेजेंट में है। देखिए, सबसे पहले ये है कि
हमारे जो सोसाइटी में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है शेयर ना करने की। तो कहीं ना कहीं जब शेयर नहीं करेगा व्यक्ति तो पुरानी बातों को ही सोचेगा और एक चेन, एक वेब, मैं कहता हूँ हमेशा एक वेब, एक मकड़ जाल बनता चला जाएगा कि ये ऐसा नहीं तो ऐसा था, उस टाइम अगर मैं ये कर देता तो ये हो जाता, अब आगे लाइफ में क्या होगा, किस तरीके से होगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा व्यक्ति अपना टाइम वेस्ट करता है। तो प्रेजेंट में जीने के लिए सबसे पहले आप शेयर करिए कहीं ना कहीं। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, बेटर एक्सपीरियंसेस हैं, तो उसे आप कम से कम शेयर करके अपनी बॉडी से निकालिए, अपने माइंड से निकालिए, ताकि आप प्रेजेंट में जी सकें। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपका प्रेजेंट जो है वो दो चीज़ों को डिसाइड करता है, आपके फ्यूचर को भी और आपके पास्ट को भी। क्योंकि प्रेजेंट अगर मैं थोड़ा सा रिवर्स में जाऊंगा तो वो पास्ट बनेगा, अगर मैं थोड़ा सा अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखूंगा तो वो आपका फ्यूचर बनेगा। तो और एक चीज और है, लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता कि आपका जो कंट्रोल है वो सिर्फ प्रेजेंट पर है। आप पास्ट पे भी कंट्रोल नहीं कर सकते और फ्यूचर पे भी कंट्रोल नहीं कर सकते। इस समय जो आपके हाथ में है वो प्रेजेंट है, तो इसको ज्यादा संवारा जाए बजाय फ्यूचर और पास्ट को देखते हुए। जब हम किसी से बात करते हैं, जब तक हमारी दोनों की थिंकिंग सेम है तब तक बात अच्छी होगी, सब कुछ सही होगा। जैसे ही दो लोगों की थिंकिंग अलग हुई वैसे ही बहस होनी शुरू हो जाएगी। हम कभी भी इसको हेल्दी वे में ले ही नहीं सकते कि सामने वाले की थिंकिंग अगर अलग है तो हम इसको कभी भी हेल्दी वे में नहीं ले सकते कि हाँ ये भी हो सकता है। अगर हम यहाँ से 6 देख रहे हैं, सामने वाले के लिए 9 हो सकता है, हम कहेंगे कि नहीं इधर से 6 है, ये 6 ही होगा। हम कभी भी किसी और के ओपिनियन को एक्सेप्ट करते नहीं हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं, समझदार लोग कहेंगे जिन्हें, जिनका ओपिनियन उनसे अलग, मतलब सामने वाले का ओपिनियन उनसे अलग होता है, फिर भी वो इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अपने ओपिनियन को कैसे प्रेजेंट करें जिससे बहस ना हो। देखिए ये ऐसा है कि देखिए दो लोगों की ओपिनियन कभी भी सेम होना ये तो बहुत ही कम बात है, काफ़ी कम परसेंटेज है। लेकिन ये है कि आजकल सहन शक्ति लोगों में बहुत कम हो गई है कि किसी दूसरों के विचारों को मानना। तो आजकल लोगों को पता नहीं जाने क्या हो गया है कि मतलब लोग मान ही नहीं सकते। अगर थोड़ा सा उनसे सही से बात बोल दो कि ये आपको करना चाहिए तो लोग बाग उसको ज्ञान की फॉर्म में देख लेते हैं कि ज़्यादा ज्ञान बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अपनी बात को रखा कैसे जाए, और दूसरा इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है कि दूसरे की सुनी भी जाए। यहाँ पे लोगों ने सुनना बंद कर दिया है, सिर्फ अपनी अपनी रखना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मतभेद पैदा होना शुरू हो गए हैं हमारी सोसाइटी में या फिर हमारे जो भी फैमिली वगैरह जितने भी लोग हैं वहाँ पर। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपनी बात को रखते कैसे हैं। अगर आप उसे पॉजिटिव वे में रखेंगे, जैसा आपने पूछा कैसे रखें पॉजिटिव वे में, तो पॉजिटिव वे में रखने के लिए है कि आप उसे काम तरीके से बोलें। आप अगर बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली प्रवृत्ति से बोलेंगे या फिर किसी को टॉन्ट मारते हुए बोलेंगे, जैसे कोई बच्चे का मैं एग्जांपल दूं, कुछ पेशेंट हैं जो अपने बच्चों के पढ़ाई को लेकर काफ़ी चिंतित हैं, तो बच्चों से हमेशा बोलते हैं कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारा ग्रेड अच्छा नहीं आ रहा है। तो ये एक तो थोड़ा सा तरीका वियर्ड हो जाता है और थोड़ा सा हार्श तरीका हो जाता है। तो अपने व्यू को रखने के लिए सबसे पहले अपने आप को काम रखना बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले खुद में मन में शांति रखें, उसके बाद फिर उस चीज़ को प्रेजेंट करें जिसकी वजह से वो भी समझ पाए। और देखिए दो लोग हैं तो दो लोग में आप इस साइड भी हो सकते हैं और कभी उस साइड भी हो सकते हैं, कभी कभी आप सुनने वाले भी हो सकते हैं और कभी कभार आप बोलने वाले भी हो सकते हैं। तो सुनना और बोलना दोनों ही बेहद जरूरी है और दोनों को ही बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से करना चाहिए। और जहां पर ये शांति मेंटेन हो गई वहां पर अपने आप ही आपसी मतभेद खत्म हो जाते हैं। शादी में लड़ाई होना बहुत कॉमन बात है। अरेंज मैरिज में लड़ाइयाँ होती हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, शादी से पहले हम एक दूसरे को जानते नहीं थे और कंपैटिबिलिटी नहीं है, थिंकिंग अलग अलग है। लव मैरिज में भी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, जबकि वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं, कंपैटिबिलिटी होती है तभी रिलेशनशिप में आते हैं, स्टिल काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं। तो आप ऐसे कपल्स को क्या बोलना चाहेंगे जो काफ़ी लड़ते हैं? क्या आप उनको सलाह देना चाहेंगे जिससे उनकी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाए? जी, मैरिटल इश्यूज बहुत बड़े हैं आजकल। मैं खुद ही देखता हूं कि आज से लगभग 15 साल पहले मैं किसी काम से कोर्ट में गया था, मतलब किसी कोई एफिडेविट बनवाने, तो वहाँ पर फैमिली जो कोर्ट था वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। लेकिन अगर मैं आज की स्थिति देखूँ तो वहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई है। तो यानी कहीं ना कहीं फैमिली इशू, मैरिटल इशू बहुत ज़्यादा बड़े हैं। लव मैरिज में भी इशू हैं और अरेंज मैरिज में भी इशू हैं। तो ये है कि दोनों की मानसिकता में अंतर और दोनों में कहीं ना कहीं एक ना सुनने की आदत, कि दोनों में से कोई भी सुनने को तैयार ही नहीं है। एक छोटा सा एडवाइस मैं सभी को देता हूं कि डेली अपने लाइफ पार्टनर के साथ 15 मिनट्स की वॉक पर जरूर जाएं।
मतलब ये आप अगर 100% अपनी लाइफ में करेंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके जो झगड़ने का रेशियो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसमें 60 to 70% आराम जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो अपनी लाइफ पार्टनर की बात सुने। हमेशा ऐसा ही नहीं है कि जैसे कई लोग होते हैं कि जैसे ही घर में घुसे और मोबाइल चलाना स्टार्ट हो गए तो वहाँ पे और ज़्यादा लड़ाइयाँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और इन लड़ाइयों का देखिए सबका एक ही कारण है कि एक ढंग से बातों को ना सुनना। हमेशा मैंने ये देखा है पेशेंट्स में अपने कि ये मेरी बात नहीं सुनते। आइदर वो मेल हो सकता है या फीमेल, हस्बैंड वाइफ दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन दूसरे को लगता है कि हाँ हम सुनते हैं। तो जहाँ पर ये इनबैलेंस लाइफ में आ जाए, और कई कई बार देखने को मिलता है कि घर वालों की वजह से भी लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं। तो वो घर वालों की वजह से लड़ाइयाँ होना इस वजह से शुरू हो जाती हैं कि आपने अपनी फैमिली को ठीक से समझना अभी स्टार्ट नहीं किया है। तो अगर आप लोगों को समझना शुरुआत करेंगे और अपनी बात को अपने हस्बैंड से और अपनी वाइफ से शेयर करेंगे इक्वली, तो ये लड़ाई का जो रेशियो है ये बहुत कम हो जाएगा। अगर आपने ये शेयर नहीं किया, चीज़ों को आप नहीं समझे, तो कई कई बार हमने वर्स्ट केस में देखा है कि ये बहुत ही ज़्यादा अलगाव की स्थिति बन जाती है, जैसे हम डाइवोर्स वगैरह भी बोलते हैं। और ये आजकल बहुत कॉमन है कि जिसमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस हो रही है। तो बस यही है कि अगर आप शेयर करें, डेली 15 to 30 मिनट्स वॉक करें अपने पार्टनर के साथ, तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। अगर उसके बाद भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं घर के सिनेरियो को सॉल्व, तो आप काउंसलर की सलाह जरूर लें। आजकल मैरिटल काउंसलर्स हमारे पास हैं। अगर आप उनसे टाइम लेकर, अपॉइंटमेंट लेकर उनसे बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द चीज़ आपकी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि लोग बाग काउंसलर्स के पास या मैरिटल काउंसलर के पास नहीं जाना चाहते। वो इस वजह से नहीं जाना चाहते, एक पेशेंट थे, उन्होंने ही मुझे बताया था कि हम अपनी घर की बात किसी दूसरे को क्यों शेयर करें। अगर घर की बात है तो आपको घर में ही सॉल्व कर लेनी चाहिए थी, उसमें एक अलगाव की स्थिति आनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो मुझे लगता है कि आपको किसी दूसरे की हेल्प जरूर लेनी चाहिए, और एक ऐसी हेल्प लेनी चाहिए जो आपको जज ना करे। मैं हमेशा बोलता हूं कि एक ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो आपको जज ना करे कि आप सही हैं या गलत हैं, बस आपको एक अच्छी उस टाइम के लिए एक सलाह दे। के साथ हम बढ़ते अपने आखिरी सवाल की तरफ। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? ये मेल्स और फीमेल्स में किस प्रकार से पाए जाते हैं? सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, देखिए यहाँ पे बहुत सारी हमारे पास अलग अलग कैटेगरी हैं, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन वगैरह बहुत सारी अलग कैटेगरी है, और लोग काफ़ी इससे पीड़ित भी हैं। मेल और फीमेल दोनों ही पीड़ित हैं, लेकिन यहाँ पर मेल का रेशियो ज़्यादा है, फीमेल्स का कम है, या फिर ये भी कह सकते हैं फीमेल्स खुल के सामने बाहर नहीं आती हैं। तो इसमें आप यकीन मानिए लगभग 99% जो रेशियो है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का वो मेंटली रूप से है। लोग अपनी सेक्सुअल लाइफ से सेटिस्फाइड ही नहीं हैं, और खासकर मेल्स। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनकी जो नॉर्मल गतिविधियां हैं वो अच्छी नहीं हैं या ठीक नहीं हैं। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि ये व्हाट्सएप पर जो मैसेजेस हैं या फेसबुक पे जो फालतू का ज्ञान फैलाया जाता है कि इन चीज़ों से ये चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों से ये होता है, हाँ बिल्कुल सही बात है। और अखबारों में भी छोटी छोटी कटिंग्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकलती हैं, तो वो सारी चीज़ें बहुत गलत हैं। तो इसमें 99% जो रेशियो है वो सिर्फ और सिर्फ मेंटली हमारे पास डिसऑर्डर्स का है। साइकोलॉजी से रिलेटेड जो संबंधित चीज़ें हैं वो हमारी सेक्सुअल डिस्फंक्शन में देखने को मिलती हैं। कई बार तो पेशेंट हमारे पास ये आता है कि जो आपने भी देखा होगा कि रेलवे लाइन के चारों तरफ ऐड दिए होते हैं लोगों ने कि मिलें इन लोगों से, इनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है, और ये आयुर्वेद के नाम पर लोगों को गलत सलाह देते हैं। मेरा मानना है कि जितने भी पेशेंट्स मैंने देखे उनको कोई अच्छी सलाह नहीं दी, उन्हें स्टेरॉइड्स वगैरह खिलाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनिशियल स्टेज में तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो फिर जब सारा कुछ खत्म हो जाता है तो फिर वो हमारे पास आते हैं। काफ़ी सारा पैसा भी ऐंठा जाता है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि एक एक हफ्ते की जो दवाइयाँ हैं वो 5 से लेके 20-20 हज़ार तक की हैं, जिसमें वो स्वर्ण भस्म और जाने अभ्रक भस्म के नाम पर देते हैं, लेकिन उसमें प्योरिटी नहीं होती। क्योंकि मैंने खुद इनका ट्रीटमेंट किया है तो इनका रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं आता। तो ज़्यादातर जो केसेस में ज़रूरी नहीं है कि आपको दवाइयों की ज़रूरत है, इसमें बहुत ज़्यादा जो रोल आता है कि आपके माइंड का। अगर आप माइंड से बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, और हैप्पी के साथ साथ अगर आप सुलझे हुए हैं और अपनी चीज़ों को, अपनी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं
आपने सेक्सुअल जो चीज़ें हैं उनके बारे में आप बहुत ही अच्छी तरीके से अवगत हैं, तो ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम आती है तो ये बहुत ही छोटी मोटी दवाइयों के साथ साथ ये ख़त्म हो सकती है। इसमें इतना ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग बाग पैनिक करने लगते हैं कि ये हो गया तो क्या होगा आगे चल के। और ये एक चीज़ और है कि इसमें लोग बागों का एक कंजर्वेटिव नेचर, लोग बाग सेक्सुअल हेल्थ और मैं मेंटल हेल्थ की भी बात करूँगा, दोनों को ढंग से खुल के बोल नहीं पाते। लोग बागों को लगता है कि सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बोल रहे हैं तो ये थोड़ा सा समाज से थोड़ा सा अलग है, या फिर उसे गलत भी बोलते हैं कि ये गंदा व्यक्ति है। तो उसमें यही है कि बस आप उसे थोड़ा सा अच्छी तरीके से अगर किसी बड़े की सलाह लेंगे, किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, तो हो सकता है आपको दवाइयों की भी ज़रूरत ना पड़े, उसमें आपका सिर्फ एक काउंसलिंग के थ्रू ही हो जाए सारा कुछ इलाज। ओके, तो हमें मेंटल हेल्थ को लेकर जो सबसे ज़्यादा इस समय अवेयर लोग जिन्हें कहते हैं वो है इस समय का यूथ। सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ से ग्रस्त भी है पर अवेयर भी है। तो आप हमारी ऑडियंस को क्या सलाह देना चाहेंगे? खुल के बात करना सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है आज के दौर में खुल के बात करना। हम लोगों के फ्रेंड्स इंस्टाग्राम, फेसबुक और बहुत सारे जो सोशल मीडिया हैं वहाँ पर तो बहुत हैं, लेकिन रियल लाइफ में आपके कोई भी फ्रेंड्स नहीं हैं, और ना ही आपके पास कोई ऐसा वेल विशर है जो कि आपके साथ चीज़ों को शेयर करे। तो सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि आप चीज़ों को शेयर करें, कोई भी चीज़ों को अपने अंदर ना रहें। और अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि जहाँ पे हेल्प की ज़रूरत है तो खुल के सामने आए हेल्प करने के लिए। ये और ऐसा नहीं है कि आप अंदर ही अंदर उसको मतलब मर्ज करते रहें और चीज़ें अंदर ही अंदर कुछ और रूप ले जाए। तो बस एक शेयरिंग ही की ऐसा टूल है हमारे पास जो कि हमारी लाइफ को बहुत बेटर बना सकता है। तो इसी के साथ हमारा सेहत और सवाल का एक एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी कि जहाँ पर किसी को सांत्वना देना अच्छी बात है, जहाँ पर आपके किसी दोस्त हो, आपका कोई क्लोज पर्सन हो, उसे अगर कभी ज़रूरत है तो उसे ज़रूरत पड़ने पर सांत्वना देना अच्छी बात है, लेकिन काउंसलर बनने की कोशिश ना करें। जहाँ पर काउंसलिंग की ज़रूरत हो वहाँ पर उन्हें काउंसलर के पास जाने दें। सजेस्ट करें कि उन्हें काउंसलर के पास, एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब हमें बॉडी में कहीं चोट लगती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अगर हमें मेंटली कोई प्रॉब्लम है तो उसके पास डॉक्टर में जाने में नहीं हिचकना चाहिए। मेंटली अगर कोई व्यक्ति परेशान है, हर मेंटल रूप से परेशान व्यक्ति पागल नहीं होता। तो आज के टाइम 2021 चल रहा है, 2022 आने को है। इस बात को अब कि मेंटल हेल्थ जो है उसको इग्नोर ना करें और डॉक्टर के पास जाएं जब भी ज़रूरत पड़े। इसी के साथ आज हमने बात की डॉक्टर राघवेंद्र सिंह से। इनका क्लिनिक आगरा में बोदला रोड पर दीप पैलेस में है। यहाँ पर आए जब भी आपको ज़रूरत पड़े। थैंक यू।